हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडीयूल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9। और उम्मीद करता हूं कि इससे पहले कि आपने बाकी के चैप्टर्स को देख लिया होगा और साथ ही साथ जो आपको एमसीक्यू दिए जाते हैं आपने सभी एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए और इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को देखिए। आज का चैप्टर का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो अध्याय 8 में हमने पढ़ा है कि उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा था। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। जाहिर सी बात है कि अगर एक स्थान से दूसरी जगह पर मिल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो किसी व्यापारी के द्वारा ही लाया गया होगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें लेकर के अलग अलग जगहों पर बेचते होंगे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के रूप में बुलाते थे। यानी काली मिर्च को जो कि रोमन साम्राज्य के जो लोग थे वो इसको काले सोने के रूप में बुलाते थे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ सकते हैं कि व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोम सिक्के मिले हुए हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देख लिया। अब इसके बारे में हम आगे देखेंगे। इसमें देखिए, अगर हम सभी पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे तो कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठा करके अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। वे अफ्रीका या फिर अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट से पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। तो ये एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर हवाओं के साथ चलना है तो फिर जहाज़ों को मजबूत करना पड़ता था, तो ये मजबूत जहाज़ों के साथ जाते थे। समुद्री तटों से लगे राज्य। अब यहाँ पे देखिए कि इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बहुत बड़ा जो कि तटीय प्रदेश है, इसमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी मैदान मिलते हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी जो है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सही है कि कावेरी जो नदी है, कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ था। कावेरी जो नदी था इसका जो मैदान था वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ माना जाता था। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी धन संपत्ति शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुवेंदार मुवेंदार अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान देना है। मुवेंदार मुवेंदार क्या होते थे, इनकी चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए किया गया है, मुवेंदार। और ये तीन परिवार कौन कौन से थे, तो देखिए चोल, चेर और पांडे, यानी इन तीनों लोगों को एक साथ संयुक्त रूप से कहा जाता था मुवेंदार, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्सा था। इस तरह 6 केंद्रों में से बहुत महत्वपूर्ण थे, यानी 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक जो था वो चोलों का पतन, जिसको पुहार या फिर कावेरीपट्टनम कहा जाता है। तो क्वेश्चंस कई बार पूछा गया कि कावेरीपट्टनम जो है या फिर पुहार जो है वो किसका पतन था, किसका बंदरगाह था, तो ये चोलों का बंदरगाह था। राइट। दूसरा जो था वो यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा पांडे की राजधानी मदुरै थी। ये प्रश्न याद रखिएगा कि पांड्यों की राजधानी कहाँ पर थी, मदुरै थी। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार मांगा करते थे, उपहार लेते थे। अब यहाँ पे एक और जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, जैसे कि इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सतवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ा। सतवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है कि वह और अन्य सभी सतवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में किसको जाना जाता है, तो सतवाहन को जाना जाता है। दक्षिणापथ का शाब्दिक जो अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। यानी पूर्वी, यानी कहने का मतलब पूर्वी ये हो गया, पश्चिमी हो गया और ये दक्षिणी तटों पर, यानी ये इस तरह से तीनों तरफ से अपनी सेनाएं भेजी थी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें और देखिए रेशम मार्ग की कहानी। चमकीली
कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी जो कपड़े होते थे अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल करके सूत की कटाई होती है, फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। यानी रेशम बनाने की जो सबसे पहले तकनीक का आविष्कार हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है कि रेशम बनाने की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी। तो ये चीन में करीब 7,000 साल पहले विकसित हुई थी। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छिपा कर रखा, पर चीन से पैदल, घोड़े और ऊँट पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से वे लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो आपने हिस्ट्री में कई बार इस तरह के नाम सुना होगा कि रेशम मार्ग क्या था, तो सिल्क रूट आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा पॉइंट्स में पढ़ लेता हूँ। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के रूप में चीन के जो शासक थे वो कपड़े भेजते थे, रेशमी कपड़े। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन ही बन गया था। ठीक है, एक फैशन स्टार्ट हो चुका था। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर के जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा जो शुल्क है वो भी मांगते थे। अब इसमें है कि सिल्क रूट तथा इसकी शाखाओं को दिखाया गया। अगर हम मानचित्र 6 पृष्ठ नंबर 76-77 देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। अगर आपके पास बुक है तो आप एक बार देख लीजिएगा। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक, देखिए यहाँ पे लिखा गया कि इसके बदले ये शासक इन व्यक्तियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन हुए, तो कुषाण हुए थे। ये चीज़ याद रहेगा, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण हुए, जो कि इसके प्रमुख शासक कौन थे, कनिष्क था। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि जो कुषाण वंश है इसका राजधानी पेशावर था, दूसरी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। यानी पेशावर और मथुरा इसके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र था। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इसके शासनकाल में ही सिल्क रूट का एक शाखा मध्य एशिया से होकर के सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक ही जाती थी। बाकी इसमें जो पॉइंट्स आप इसको पढ़ लीजिएगा कि इस उपमहाद्वीप पे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कौन थे, कुषाण थे। यानी सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किया, कुषाणों ने जारी किया, जो कि ये प्रश्न कई बार पूछा गया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें कि बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुआ, कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था, जिसमें एकत्र होकर के विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र नामक एक कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला चीज कि बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है, अश्वघोष है। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है, अश्वघोष है। ठीक है, और ये किसके दरबार में रहते थे, तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये चीज़ आपको याद रखना है, कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अपने संस्कृत में लिखना, अब संस्कृत में लिखना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। पहले हम देखते थे कि जो भी लिखावट होती थी वो प्राकृत भाषा में लिखी जाती थी, और ब्राह्मी लिपि हमने ऊपर में देखते हुए आ रहे थे। तो अब यहाँ पे संस्कृत में लिखना स्टार्ट हो चुका था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई जो कि धारा महायान विकसित हुआ। यानी कनिष्क के समय में ही ये एक नया शाखा स्टार्ट हुआ था बौद्ध धर्म का, महायान। तो क्वेश्चंस ये भी पूछा था कि जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंध रखता था, तो वो महायान शाखा से संबंध रखता था, ये याद रखिएगा। चलिए इसमें अब बाकी चीज़ों को पढ़ लीजिए, कुछ खास नहीं है। और हम इसके आगे की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे। देखिए बोधिसत्व एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में देखने को मिलता है ये शब्द। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर है। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझे। तो इन्हीं को बोधिसत्व के नाम से जाना गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अब देखिए यहाँ पे क्या, इसमें से कुछ गुफाएं, यानी गुफाओं के बारे में बात की जा रही है।
इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी, कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इसमें से ज़्यादातर जो गुफाएं वो पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई है, पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई है। और इसी में से एक हमने देखा है पश्चिमी घाट में, जैसे कि कार्ले गुफा, महाराष्ट्र में कार्ले गुफा, वो भी आपका पड़ता है। और इसमें क्या देखें कि दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर के गुजरती थी। ऐसा लगता था कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व एशिया की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल चुका था। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए बुद्ध की मूर्तियाँ दी गई हैं। अब यहाँ पे कि थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तो थेरवाद का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से, इसको याद रखिएगा। थेरवाद का संबंध बौद्ध धर्म से, जैसे हम यहाँ हीनयान, महायान, तो ये आपका थेरवाद याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए कार्ले की गुफा, ये आपको दिख रहा है, कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में। तीर्थयात्री आपको पता ही क्या होता है। तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या है कि इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी यात्री, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियान काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया था। स्वयं तसांग जो है वो 1400 साल पहले भारत आया, और इसके करीब 50 वर्ष के बाद इति सिंह आया था। तो ये सभी के सभी कौन थे? तो चीनी बौद्ध यात्री थे, इनको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कि ये सब जो है बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों पर और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए हुए थे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें देखिए फासियान चीन वापस कैसे लौटा, उसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी उतना महत्वपूर्ण नहीं रखता। और इसमें देखिए नालंदा के बारे में एक छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वयं तसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा जो केंद्र था नालंदा बिहार में, उसी में अध्ययन किए थे। तो इस प्रकार यहाँ पे नालंदा के बारे में लिखा गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए भक्ति की जो शुरुआत है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि भक्ति की शुरुआत में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। जनरली हम जानते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है। देखिए यहाँ पे एक वराह की मूर्ति बनाई गई है, यानी भगवान विष्णु जो थे, आपको पता है कि वराह की उन्होंने अवतार लिया था। तो यहाँ पे लिखा गया कि वराह के रूप में विष्णु, एरण मध्य प्रदेश की एक शानदार मूर्ति विष्णु के वराह के रूप में है। यानी कि ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं वो कहाँ पर? मध्य प्रदेश, एरण की एक शानदार मूर्ति है, इसको याद रखिएगा। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह के रूप में वराह का रूप धारण किया हुआ था। वराह आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। अब भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में मिलता है। तो ये आप जानते हैं भगवत गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब बाकी इसके चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, जो पॉइंट्स हमें जानना चाहिए, जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चंस निकल सकते हैं, वो मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो भक्ति है, इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि भक्ति भज शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या फिर हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह स्पष्ट है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या फिर भगवान के प्रति झुकाव होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। अब इसके बाद क्या है, इसमें एक हिंदू के बारे में लिखा गया, मतलब कि आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं लूसेंट में, तो उसमें सबसे पहले जो पॉइंट्स आपको देखने को मिलता है पहले पेज पे, वो भी इसी के बारे में आपको बताता है। हिंदू जो शब्द है, यानी हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या फिर इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक ईसा मसीह के बारे में, तो इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम बता देते हैं आपको कि ईसा मसीह का जो जन्म है वो बैथलेहम में हुआ था, और बैथलेहम में हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट और भी याद रखिएगा कि केरल के ईसाइयों को क्या कहा जाता था? सीरियाई ईसाई के नाम से जाता था। सीरियाई ईसाई के नाम कहा मतलब जाना जाता है, क्योंकि संभवतः ये पश्चिमी एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है, इसलिए केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई के रूप में जाना जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए हम इसमें देखिए एक जो कि आपको मिलान करने वाला है, तो वो भी हम देख लेते हैं जो भी चीज़ें हमने देखा। जैसे दक्षिणापंथ स्वामी के नाम से किसके जानते हैं? दक्षिणापंथ के स्वामी के रूप में हम लोग किसके जानते हैं? सतवाहन शासकों को जाना था। सतवाहन शासकों को मोवेंदार किसको कहते थे? जो तीन मुखिया थे, यानी कि चोल, चेर और पांडे के, इसको कहा जाता था मोवेंदार। अश्वघोष का संबंध, यानी बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? अश्वघोष ने किया था। ये चीज़ आपको बताया जा चुका है। किसके दरबार में रहते थे? तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है, कनिष्क के दरबार में।
बोधिसत्व कौन थे? तो बोधिसत्व जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं महायान बौद्ध धर्म से संबंध रखते थे, और स्वयं त्सांग जो था, स्वयं त्सांग, ये एक चीनी यात्री थे। तो यहाँ पे सभी के सभी मिलान आप याद रख लीजिएगा। उपयोगी शब्द में हमने सभी चीज़ों को देख ही लिया। व्यापारी, मुवेंदार, रास्ता या फिर मार्ग क्या होता है? रेशम हमने देखा। कुषाण, महायान, बोधिसत्व, थेरवाद, यात्री और भक्ति, इन सभी उपयोगी शब्दों के बारे में भी हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अब चलिए हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि रोमन साम्राज्य में किसे जो कि काले सोने के नाम से बुलाते थे? तो रोमन साम्राज्य में जो कि काफ़ी प्रचलित था, इस वजह से इसको काले सोने के रूप में पुकारा जाता था, वो है काली मिर्च। काली मिर्च, यहाँ पे ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि पुहार या फिर कावेरी पत्तनम निम्नलिखित में से किसका एक पतन था? पतन मतलब कि बंदरगाह था। बताइए किसका था? कावेरी पत्तनम या फिर पुहार नामक जो बंदरगाह था वो किसका था? तो ये चोल का था। ठीक है, चोल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, चोल। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक को दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता है? किस शासक को, किन शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी के नाम से जाना गया? दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में किसको जानते हैं? सतवाहन को। सतवाहन, अगर आपने ऑप्शन डी को टिक किया है तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। ध्यान से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। पहला पॉइंट से कि मूवेंदार परिवारों के लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत में सातवां नामक राजवंश का प्रभाव पड़ा था। तो देखिए, यहाँ पे सातवां मतलब कि सातवाहन की बात कीजिए, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है। सातवाहन राजवंश का प्रभाव 200 वर्षों के बाद। मूवेंदार का मतलब क्या है? मूवेंदार अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो चोल, चेर और पांडे, इनके बाद 200 वर्षों के बाद करीब पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ा। ये बिल्कुल सही है। सातवाहनों का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली राजा कौन हुआ? गौतमी पुत्र जो कि श्री सतकर्णी, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी हुआ था। ये बिल्कुल सही है। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, ध्यान रखिएगा, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी यानी तीनों क्षेत्रों में हमने देखा था ना कि इस पे अपनी सेनाएं भेजी थी। तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इस वजह से राइट आंसर हम डी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि मूवेंदार में निम्नलिखित शासक यानी कि निम्न शासक परिवार का मुखिया शामिल नहीं था। मूवेंदार के अंतर्गत कौन नहीं आता था? तो हमने देख लिया कि मूवेंदार के अंतर्गत चोल, चेर, पांडे आते, लेकिन वकाटक यहाँ पे नहीं आएगा। इस वजह से हम राइट आंसर डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। डी यहाँ पे गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद अगला देखिए कि चीनी शासकों ने रेशम के उपहार किसे भेजे थे? चीनी शासकों ने रेशम के उपहार किसे भेजे थे? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ईरान के शासकों को भेजा करते थे। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान के शासकों को भेजा करते थे। राइट, इसके बाद नेक्स्ट वन देखिए कि पांड्यों की राजधानी थी। पांड्यों की राजधानी कहाँ पर थी? तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर फिलहाल मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 7 का आंसर क्या होगा। पांड्यों की राजधानी क्या है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। भारत आने वाले चीनी यात्री कौन थे? भारत आने वाला चीनी यात्री हम यहाँ पे देखे थे कौन कौन? तो फाहियान भी था, इत्सिंग भी था और स्वयं त्सांग भी था। स्वयं त्सांग, यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। उपरोक्त सभी के सभी बिल्कुल सही है। राइट, अगला है कि कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? कुषाणों के समय में बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? क्या होगा सही आंसर? तो ये विकास हुआ था महायान का। मैंने आपको बताया था कि महायान बिल्कुल सही आंसर होगा, इसलिए यहाँ पे सी को टिक करेंगे, महायान शाखा का। राइट, अगला है कि ईसा मसीह के उपदेश लिखे हैं। ईसा मसीह के उपदेश किस में लिखा गया? ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था? बैथलेहम में हुआ था। और देखिए ध्यान रखिएगा, ईसा मसीह के उपदेश जो है वो बाइबल में मिलता है, बाइबल में, इसलिए हम बी को टिक करेंगे, बाइबल में। राइट, अगला प्रश्न, किसी देवी या देवता के प्रति लगाव को क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी देवी देवता के प्रति लगाव को हम लोग भक्ति के रूप में जानते हैं। भक्ति, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे देखिए, उपमहाद्वीप के दक्षिणी तटीय प्रदेश में निम्न नदी का मैदान जो इलाका है सबसे उपजाऊ माना गया। क्या बनेगा? उपमहाद्वीप के दक्षिण तटीय प्रदेश में निम्न नदी का मैदान जो इलाका है, मैदानी इलाका, सबसे अधिक उपजाऊ माना गया। कौन? तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर किया गया? तो राइट आंसर आप गेस करिए। 13 का क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। 13 का सही आंसर क्या होगा कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है,
भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़े तटीय प्रदेशों के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक उपजाऊ मैदान किस नदी का था? तो अभी जस्ट हमने बात कर लिया था, कावेरी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट है। अगला है कि कनिष्क बताइए कि सबसे प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क जो था वो किस वंश का सबसे या फिर किस राजवंश का सबसे प्रसिद्ध जो कि शासक था? तो कुषाण यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी, कुषाणों का सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक था। सबसे पहले सोने के सिक्के भी कुषाण ने ही जारी किए थे, इसको याद रखेंगे। बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? बुद्ध चरित्र को किसने लिखा है? तो बुद्ध चरित्र को अश्व घोष ने लिखा है, अश्व घोष ने लिखा है। यहाँ पे हमारा डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने वाले राजवंश कौन से थे? सोने के सिक्के जारी करने वाले जो शासक थे वो कौन थे? अभी जस्ट हमने बात किया, वो है कुषाण। कुषाण यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, कुषाण। अगला है बताइए कि खालिस्तान जो शब्द आपको भरना है इसमें कि क्या होगा, एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन प्रमुख, जो तीन शासक परिवारों के मुखिया चोल, चेर और पांडे के लिए उपयोग किया जाता है। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 18 का राइट आंसर क्या बनेगा? आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि 2-3 बार हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगला है कि दक्षिण पथ के स्वामी के रूप में किसको जाना जाता है? दक्षिण पथ के स्वामी के रूप में किसको जानते हैं? तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न का राइट आंसर मुझे देना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो लोग अभी तक हमारे कोर्स में नहीं जुड़े हुए हैं, बिहार एसआई के कोर्स जो कि बहुत ही कम कीमत पर मिल रहा है, नवरात्रि सेल स्टार्ट हुआ है, और साथ ही साथ सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के लिए भी कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो कोर्स में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है, एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए और जा करके आप वहाँ पे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही कम कीमत पर। अब तक का सबसे अच्छा डिस्काउंट आपको मिल रहा है, करीब 70% से ज़्यादा भी डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और वही बात बीपीएससी की, तो बीपीएससी के लिए भी हमारा कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशंस का। एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करिए, लॉगिन करिए, उसके बाद कोर्स सेक्शन में जाकर के अपने पसंद की कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। रही बात फ्रेंड्स इस सभी पीडीएफ का, तो ये सभी पीडीएफ आपको हम कोर्स में ही दे देते हैं, तो आप वहाँ से रिविजन्स भी कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।